हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो चैनल है वो रैंक करे और जो सर्चिंग में हमारा चैनल आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी के सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए क्योंकि 15 क्वेश्चंस ही आते हैं आपके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार से संबोधित करते हैं। ये वाइगोत्स्की से आया हुआ क्वेश्चन है और वाइगोत्स्की की थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लो। फर्स्ट है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ या फिर स्कैफोल्डिंग, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। तो आत्म केंद्रित वार्ता नहीं होगी। अब यहाँ पर आप इसको स्कैफोल्डिंग मत लगा कर आना ऑप्शन में, अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में क्या था, दूसरे जब बच्चों को हेल्प करेंगे उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इस बच्ची को हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये स्कैफोल्डिंग नहीं होगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ लो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ लो कि जो 5 साल की नज़मा है स्वयं से कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ पर है। यह वाला नहीं बल्कि गाढ़े रंग वाला, जिससे कि जूता पूरा बन जाएगा। वो एक जैसे पजलिंग होता है उसके सहायता से, या फिर जो टुकड़े हैं उसकी सहायता से कुछ पेंटिंग करना चाह रही है, तो इस तरीके से वो खुद से ही बात कर रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ना तो किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट है ना दूसरे का कोई जिक्र है, तो यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग नहीं होगा। तो स्कैप फोल्डिंग मत करना। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, व्यक्तिगत वार्ता। यहाँ पर जो नज़मा वो खुद से बात कर रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंचित समूह के कुछ स्टूडेंट हैं और उनकी सहभागिता क्लास में कम हो रही है, तो उसके आधार पर या फिर उनको देखते हुए एक टीचर को क्लास में क्या करना चाहिए वो बताया गया है। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? काम क्या है टीचर का? सिर्फ बच्चों की अपेक्षा करना, उनकी अपेक्षाओं को कम कर देना, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर को चेंजेस लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर है क्या, वंचित समूह के जो संबंधित विद्यार्थी हैं उनकी जो सहभागिता वो कम हो रही है। तो कम पहले से ही है, अब उनकी अपेक्षाओं को भी कम कर दे टीचर, तो ये बात तो हुई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो उसको अपनी शिक्षण पद्धति में, अपने टीचिंग मेथड में, अपनी टेक्निक्स में चेंजेस लेकर आने चाहिए, ताकि जो बच्चे आए हुए हैं वंचित समूह से वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से घुल मिल सके, और जो दूसरे स्टूडेंट्स ये मानकर चल रहे हैं कि ये हमारे लेवल के बच्चे नहीं हैं, उनमें ये भावना खत्म हो जाए। ठीक है, तो टीचर को अपना जो मेथड है वो चेंज करना है और उनकी सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ग्रुप स्टडी टीचर दे सकता है ताकि सभी बच्चों में एक सहयोग की भावना विकसित हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये गलत हो गया। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्रोत्साहित होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पर हतोत्साहित है, डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, पठन व प्ले
पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? अब पठन वैफल्य को इंग्लिश में कहा जाता है डिसलेक्सिया, ठीक है। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है मैंने आपको दूसरे चैनल पर कराई हुई थी बहुत अच्छे से कि डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, जितनी भी डिसेबिलिटी थी मेन सभी मैंने कराई हुई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि डिसलेक्सिया से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनके साथ क्या दिक्कत होती है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं न्यून अवधान विकार, और नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, नेक्स्ट धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डिसलेक्सिया क्या होता है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ठीक है। अच्छे से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं जो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो एक जो टीचर होता है क्लास में बच्चों को एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों देते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है, ठीक है। फर्स्ट है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, हो सकता है। नेक्स्ट है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, ये गलत हो गया। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी गलत हो गया। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका, ठीक है। उनके बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? जब बच्चों को बार बार लगातार हम पुरस्कार देते हैं या फिर दंड देते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना, ठीक है। स्किनर की थ्योरी से है ये एग्जाम्पल आपका, क्वेश्चन आपका। तो फर्स्ट है बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है। यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि या फिर जिज्ञासा को कम करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बाहरी अभिप्रेरणा कम, ये गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। और अधिगम में जो लास्ट वाला है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा को ये कम करता है, ठीक है। अगर हम बच्चों को बार बार पुरस्कार देते रहेंगे तो बच्चे पुरस्कार से उब जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे ये कहेंगे मुझे ये काम नहीं करना है, तुम जो मुझे अवार्ड दे रहे हो, जो पुरस्कार मुझे दे रहे हो ये मुझसे ही ले लो, लेकिन मुझसे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम बार बार दंड देते रहेंगे किसी भी बच्चे को तो वो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि बच्चे को ये लगने लगेगा मुझे दंड मिलना है, 2-4 थप्पड़ या फिर डंडे लग जाएंगे, मुझे काम नहीं करना, ये मेरा काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि, जो उसकी इच्छा है काम करने की वो, और उसकी जो जिज्ञासा है वो कम होती है बार बार दंड और बार बार इनाम देने से, ठीक है। पुरस्कार कभी लगातार नहीं देना चाहिए, आंशिक रूप से कभी कभी बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का आपका सबसे अच्छा तरीका देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि शारीरिक दंड। शारीरिक दंड कभी भी आपके ऑप्शन में मिल जाए वो कभी आंसर आपके नहीं हो सकते, ठीक है। तो शारीरिक दंड यहाँ पर कट गया। अगर फर्स्ट ऑप्शन कट गया तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है। एक तो फर्स्ट में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है थर्ड में। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपके ऑप्शन यहीं पर कट गए, बच गए आपके 2 ऑप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो शारीरिक दंड कट गया। उसके बाद देखिए सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सही है। लेकिन जो लास्ट वाला है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, हमेशा हम तुलना करेंगे बच्चों में, तो वो आंसर आपका कभी भी नहीं होगा। तो लास्ट वाला भी कट गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। सेकंड इज राइट आंसर
ठीक है, शारीरिक दंड आपका कट गया एंड लास्ट फोर्थ वाला आपका कट गया क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जो जटिलताएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको किस तरीके से आसान कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर बच्चों को व्याख्यान देकर मतलब उनको एक स्पीच देकर, लेक्चर देकर वो कभी भी आपके आंसर नहीं होंगे। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके हो सकता है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण या फिर परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को समझ, जो प्रॉब्लम्स दी गई है, जो जटिल अवधारणाएं हैं, उसकी समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है एक टीचर, किस प्रकार से उसको कम कर सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट, ये हो जाएगा आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर देकर, बच्चों को डिबेट कराकर, बच्चों को डिस्कशन के लिए मोटिवेट करके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है भाई, मुझे ध्यान नहीं रहा, आपने बोला था कि पेन को चेंज कर लो तो चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, ये आपको बताना है। फर्स्ट देखते हैं, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। अब देखिए यहाँ पर अगर छोटे छोटे काम के लिए हम बच्चों को पुरस्कार देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, तो ये हमारा कट हो गया। केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, अब यहाँ पर केवल हो गया तो केवल आपका कट हो गया। गलत उत्तर को अस्वीकार करके उन्हें दंडित करके, अब यहाँ पर दंड आ गया है, ये गलत हो गया। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके इज द राइट। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उनके आधारित, उसी पर आधारित विचार पर मंथन करके, मतलब सोचने पर उनको मोटिवेट करेंगे तो वो उन बच्चों के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। हमने पढ़ा था ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर, उसी से रिलेट करके क्वेश्चन है ये। आई होप आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन क्या है आपके। फर्स्ट आपके ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या फिर किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो बताना क्या है, किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से बढ़ता है। सबसे ज़्यादा बच्चे का विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस स्टेज में होती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो भाई जो आपका देखिए सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये नहीं होगा। मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था में नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसमें कहाँ पर होता है बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर आपको देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर पूर्णावस्था होता है तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तीव्र गति से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखने की, ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास का सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है विकास जीवन प्रयत्न होता है, मतलब जीवन भर चलने वाला होता है, ये तो सही है, विकास सिद्धांत है ये। उसके बाद है विकास परिवर्तनीय है, चेंजेस होता रहता है विकास में, ये बात भी सही है। विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये बात भी सही है। लास्ट, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये हमारा गलत है और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, ये फोर्थ वाला नहीं है और वही हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है, या फिर कारण क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, प्राइमरी कॉजेस बताना है आपको। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत
पद्धति मतलब जो बच्चे में जो जीन आते हैं, पेरेंट्स के जो गुण आते हैं बच्चे में वो, या फिर जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। अब देखिए अगर ये ऑप्शन में नहीं होता आपका तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच पारस्परिक क्रिया बताई गई है, जो कि अच्छी बात है और यही हमारा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे प्राथमिक कारण क्या हो जाएंगे, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीय बताना है यहाँ पर आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखने हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट आपका ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस। अब देखिए यहाँ पर परिवार एवं पास पड़ोस ये आपका प्राथमिक सामाजिकरण है, एजेंसी है। ठीक है, बच्चे की जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, जो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है समाज में आकर, वो यहीं से सीखता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। परिवार एवं मीडिया, अब यहाँ पर परिवार आ गया तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये कट हो गया। उसके बाद है विद्यालय एवं मीडिया, हो सकता है। उसके बाद है मीडिया एवं पास पड़ोस। अब यहाँ पर पास पड़ोस मतलब आस पड़ोस आ गया, ये तो नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 3rd। विद्यालय और मीडिया ये हैं आपके सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। ठीक है, द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण हैं विद्यालय और मीडिया। ये जो परिवार है, आस पड़ोस है, परिवार यहाँ पर देख सकते हो, आस पड़ोस यहाँ पर देख सकते हो, ये है आप बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण, जहाँ पर विकास होता है बच्चे का। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। जो चाइल्ड सेंटर्ड है पेडागोजी, उसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। अब यहाँ पर एक तो केवल आ गया, उसके बाद आ गया पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर, ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये हो सकता है। नेक्स्ट है यंत्रवत याद कराना, कभी भी बच्चे को याद कराना, राइट आंसर नहीं होंगे। उसके बाद है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना। अब ये तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चों में अलगाव कर दिया कि योग्यता के आधार पर हम बच्चों को अलग कर रहे हैं, उनको पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2nd। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 2nd, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। नेक्स्ट है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जो अलग अलग लिंग हैं, जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, उसके अकॉर्डिंग जो धारणाएं चली हुई हैं, जो पुरानी धारणाएं हैं, या फिर बच्चों में जो अलगाव करते हैं कि ये लड़का ये काम करेगा, लड़कियां ये काम करती हैं, लड़कों के लिए अलग अलग काम है, लड़कियों के लिए अलग अलग काम है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ये हमने चैप्टर SST में भी पढ़ा था, जब हमने देखा था विविधता और भेदभाव, वहाँ पर जेंडर रूढ़िबद्धता दी हुई थी। ये तो हो गया, चलिए ठीक है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, या फिर जेंडर रूढ़िवादिताएं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर में भी आपको सबको पता चल ही गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिताएं। जो जेंडर बाइज की जो सोच है, जो थिंकिंग है कि लड़के और लड़कियों के लिए सब कुछ अलग है, दोनों अलग हैं, उनके काम अलग हैं, उनके पहनावे अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं, इस तरीके की जो मानसिकताएं हैं, उसको कहा जाता है जेंडर बाइज, मतलब जेंडर रूढ़िवादिताएं। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक सबसे ज़्यादा करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो को, ताकि सीटेट से रिलेटेड जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं वो मिल सके सबको। ठीक है, तो ओके, आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।